हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी रिवीजन वर्क कर रहे हैं सीरियसली। सो इट्स गुड। आपको इसका रिवीजन का बेनिफिट आफ्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट मिलेगा। मींस पीरियोडिक टेस्ट होने के बाद में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने रिवीजन करा है। सो अभी भी जो स्टूडेंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं, प्लीज डू योर रिवीजन वर्क। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अवर टुडेज रिवीजन वर्क। टुडे वी विल रिवाइज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर अगेन। ओके, कल जो हमारा वीडियो था वो भी हमने फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का ही रिवाइज किया था एंड टुडे इसके कुछ और क्वेश्चंस हम एंड आज इससे कुछ और फर्दर क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो केयरफुली। ओके, यस्टरडे आई सेंड यू अ वर्कशीट जिसका कि आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। जो वर्कशीट थी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए कौन से मेन 4 फैक्टर्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। दैट आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप इसको ऐसे लर्न करेंगे तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं इसको। दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि मस्ट है कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। इन चारों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं तो भी आपको लैंड चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो भी लैंड चाहिए। तो लैंड तो आपको चाहिए ही प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। ओके, देन उसके बाद में लेबर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ लेबर्स करते हैं मैनुअल वर्क करेंगे एंड कुछ लेबर्स होते हैं जो कि एजुकेटेड होते हैं। ओके, एजुकेटेड वर्कर भी होते हैं। सो दीज आर द लेबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्रोडक्शन आप अकेले स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, तो उनमें लेबर्स भी आएंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल। ओके, सो फिक्स्ड कैपिटल में वो कैपिटल्स आएंगी जो प्रोडक्शन के ड्यूरिंग फिक्स रहती हैं। टूल्स आपने एक बार खरीद लिया, उसके बाद में जब तक वो पूरी तरह से डैमेज नहीं हो जाते हैं आप दूसरे टूल्स नहीं खरीदते। जैसे ट्रैक्टर खरीदा गया तो अगर वो खराब हो जाए, रिपेयर कराया जाता है, उसको खरीदा नहीं जाता दूसरा। तो एक बार जब आप परचेज कर लेते हैं फिक्स कैपिटल को तो वो काफी टाइम तक आपको यूज करते हैं आप उसका। टूल्स, मशीन्स। फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स एंड मशीन आता है। मशीन में आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो मशीन वहां पे आपने सेटअप करी, वहां पे आपने मशीन उनका यूज किया तो मशीन पूरी तरह से जब तक डैमेज नहीं हो जाएगी, मतलब बहुत सारे सालों तक वो मशीन है वो प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। एंड बिल्डिंग्स, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हुई है तो उसकी बिल्डिंग ऐसा नहीं कि हर साल बिल्डिंग बदल रही है, बिल्डिंग वही रहती है जब तक वो पूरी तरह से डैमेज ना हो जाए। तो बिल्डिंग ये क्या है, फिक्स रहते हैं। जब प्रोडक्शन होता है तो ये फिक्स रहेंगे, टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स। अच्छे से लर्न कर लीजिए कि फिक्स कौन सी चीजें रहती है, टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग। ये बार बार चेंज नहीं होती है। एंड नेक्स्ट फिजिकल कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में वो चीजें जो कि जिनसे काम होगा, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल एंड उसके बाद में मनी इन हैंड। तो देखिए हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है। अच्छे से आप फ्लो चार्ट को देखेंगे, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है जिसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है। लैंड की हमें मस्ट है, लैंड कुछ भी हमने एग्रीकल्चर वर्क करना है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो लैंड हमारे पास में होनी चाहिए। उसके बाद में लेबर 2 टाइप्स के होते हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अनस्किल्ड है वो मैनुअल वर्क करने के लिए, सामान को इधर से उधर रखने के लिए यूज किया जाता है उनका। एजुकेटेड लेबर्स भी होते हैं जो कि जैसे सुपरवाइजर हुए, अभी गुड्स बना है उसको ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, जो डाटा एनालाइज करेंगे, वो एजुकेटेड वर्कर हुए। उसके बाद में आता है फिजिकल कैपिटल।
फिजिकल कैपिटल वो सारी चीजें हैं जो प्रोडक्शन के टाइम पर चाहिए, उनको हमने कैटेगराइज कर दिया है फिक्स कैपिटल में एंड वर्किंग कैपिटल में। फिक्स कैपिटल में टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, एंड वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। तो सपोज कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई है, वहां पर फिक्स कैपिटल के एग्जांपल आपसे पूछे जाए तो मशीन और बिल्डिंग वहां पर फिक्स कैपिटल है। जबकि वर्किंग कैपिटल के लिए जैसे कि कॉटन मिल्स आपने सेटअप करी है तो वहां पर वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल जैसे कॉटन है वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल, एंड मनी इन हैंड इज ऑल्सो द वर्किंग कैपिटल। ओके, सो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का तो चैप्टर सेकंड था, वो पूरा ह्यूमन कैपिटल का ही था। मीन्स ह्यूमन इज आल्सो एक्ट एज अ कैपिटल। इन तीनों फैक्टर्स को एंटरप्राइज करके प्रोडक्शन कौन स्टार्ट करा रहा है, ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन कैपिटल इज द मस्ट कि जितना भी प्रोडक्शन स्टार्ट करा रहा है कैसे मैनेज करना है चीजों को, कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, कहां पर बिल्डिंग सेटअप करनी है, कौन सी मशीन यूज करी जाएगी, वो कौन डिसाइड करता है, ह्यूमन बीइंग। सो ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, ह्यूमन बीइंग की वजह से, इसलिए ह्यूमन इज आल्सो अ कैपिटल। ओके, सो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सो हियर अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आप क्या लिखेंगे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ओके, ये चारों फैक्टर है प्रोडक्शन के। सेकेंड इज इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड वी यूज। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या यूज किया जाता है। सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज की जाती है क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है ना। सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, डेवलप्ड सोर्स ऑफ इरिगेशन। सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में वी यूज HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड। इसकी फुल फॉर्म है हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। ओके, हाई यील्ड वेराइटी सीड यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, यूज किए जाते हैं, मॉडर्न मशीन्स यूज की जाती है। ओके, सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीन्स एंड इरिगेशन पंप्स यूज किए जाते हैं। इरिगेशन पंप्स यूज किए जाते हैं। ओके, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब है खेती करने के नए तरीके। अब नए में मॉडर्न में हमने सीड्स का टाइप चेंज कर दिया, जो नेचुरल मैन्योर था उससे केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करने लगे, ज्यादा प्रोडक्शन हो, हमारी क्रॉप है उसमें कोई पेस्ट ना लगे, वो खराब ना हो, इसलिए हम पेस्टिसाइड यूज करने लगे। इरिगेशन पर, मानसून पर डिपेंड थे, अब हम इरिगेशन पंप्स यूज करने लगे। ओके, सो इस तरह से हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल फैमिलीज इन पालमपुर। जब हम चैप्टर्स रीड करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में आता है कि टोटल फैमिली कितनी थी पालमपुर में। पालमपुर कोई एक एक्चुअल विलेज नहीं है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मींस एक इमेजिनरी विलेज है। सो इसमें फैमिली बताई गई है 450 फैमिलीज। इसके अलावा इसमें बताया गया कि जो 80 फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट है, अपर कास्ट, एंड 450 का 1/3 बताया गया है। 1/3 अगर हम इसका करेंगे तो कितना आएगा, 150 फैमिलीज क्या है, लोअर कास्ट की। ओके, एंड ये जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के, ये गांव के बाहर इनके कॉर्नर में घर बने हुए हैं। एंड जो अपर फैमिलीज के लोग हैं उनके पक्के हाउस हैं, सीमेंटर प्लास्टरिंग है। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास में एक तो वो लैंडलेस है, और ऊपर से उनके जो घर है वो भी सीमेंट प्लास्टरिंग उन पर नहीं है। ओके, हमने टोटल फैमिलीज देख ली कि टोटल तो 450 है, जबकि बुक में दे रखा है कि 80 फैमिलीज है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, एंड 450 की 1/3 है वो लोअर कास्ट के, एंड 150 फैमिलीज है वो लोअर कास्ट। ओके, नेक्स्ट, नेबरिंग विलेज ऑफ पालमपुर। अब बुक में हमें ये भी बता रखा है कि नेबरिंग विलेज है रायगंज। रायगंज नेबरिंग विलेज है, और एक टाउन भी है। अगर आपसे विलेज की जगह टाउन पूछा जाए तो
शाहपुर। ओके, सो नेबरिंग विलेज पालमपुर का रायगंज है, जबकि नेबरिंग टाउन है वो शाहपुर है। ओके, नेक्स्ट, टोटल स्कूल्स इन पालमपुर। पालमपुर में टोटल स्कूल कितने हैं? सो स्कूल के लिए जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है चैप्टर में, दैट इज 2 प्राइमरी स्कूल, ओके, एंड 1 हाई स्कूल। 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, तो टोटल स्कूल मैंने आपसे पूछा, टोटल स्कूल तो यहां पर आप लिख देंगे 3 लिख सकते हैं, जबकि आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 उसमें से प्राइमरी और 1 हाई स्कूल है। ओके, नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज। 2 टाइप्स की एक्टिविटी होती है, फार्मिंग एक्टिविटीज एंड नॉन फार्मिंग। सो फार्मिंग एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग एक्टिविटी। ओके, तो फार्म का मतलब खेत होता है, फार्मिंग का मतलब खेती, तो खेती से जो रिलेटेड एक्टिविटीज, दीज आर द फार्मिंग एक्टिविटी। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटीज जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है? सो क्या आ जाएगा इसमें? शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब जिनके पास में लैंड है वो फार्मिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास में लैंड नहीं है तो उनको और एक्टिविटी करनी पड़ेगी, किसके अलावा? खेती करने के अलावा। तो वो जो खेती करने के अलावा जो एक्टिविटीज है, दीज आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो अब आपसे क्या पूछा गया है? एग्जाम्पल ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी, आप क्या लिख देंगे? एग्रीकल्चर। एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी क्या लिख देंगे आप? ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपकीपिंग। आपने ओपन करी है एंड आप एज ए शॉपकीपर वर्क कर रहे हैं, दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हमने पढ़ा था फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, तो फिक्स में हमने क्या पढ़ा था? फिक्स में हमने पढ़ा था मशीन्स जो फिक्स रहते हैं, मशीन्स, टूल्स एंड बिल्डिंग्स। तो हो गया, अभी भी बताया था मैंने। सो मशीन्स, टूल्स एंड बिल्डिंग्स। जबकि वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए तो क्या था? 2 ही है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। आप इसमें खाली मनी नहीं लिखेंगे, आप मनी इन हैंड ही लिखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस है लेकिन आप अरेंज ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास में बहुत सारे प्लॉट पड़े हैं, तो एसेट तो है आपके पास में, लेकिन आपके हैंड में अभी अवेलेबल कितनी है मनी, या आपने किसी रिलेटिव को लोन दे रखा है तो अपने पैसे दे रखे, लेकिन वो जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक वो आपके हैंड में नहीं है, तो मनी इन हैंड ही लिखना है कि आपके पास एट प्रेजेंट पैसे हैं नहीं है। तो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल, जिनसे काम स्टार्ट होगा। काम स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का इंपॉर्टेंस पूछा है। सो इरिगेशन का इंपॉर्टेंस है टू इंक्रीज प्रोडक्शन। कल हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि हमें लैंड अंडर इरिगेशन उसको बढ़ाना क्यों जरूरी है। उसका आंसर भी यही था कि हम मॉनसून पर डिपेंड ना होकर के न्यू मीन्स इरिगेशन के वो हम यूज करें, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, क्योंकि इरिगेशन से जो क्रॉप होती है उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं इरिगेशन की वजह से। तो इसका आंसर क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन में? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ओके, एक वर्ड इसमें बार बार आया, यील्ड। यील्ड का मतलब होता है उपज, मीन्स एक खेत से आप कितना प्रोडक्शन ले लेते हैं वो है यील्ड।
एक खेत में जितना प्रोडक्शन होता है वो उस खेत की, उस फार्म की यील्ड है। ओके, तो यील्ड को बढ़ाने के लिए यील्ड पर हेक्टर में प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। सो हम यहाँ पर यील्ड भी लिख सकते हैं, टू इंक्रीज द यील्ड या टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो आप सभी को ये क्वेश्चन अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो हमारे एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस कल बचे थे, हमने बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो उनको देख लेते हैं। हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर। सो यहाँ पर मीडियम एंड लार्ज जो फार्मर है वो कहां से कैपिटल मैनेज करते हैं जब उन्हें प्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है, या मॉडर्न टूल्स वो यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो कहां से वो, कैसे वो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो ये किसी भी एग्रीकल्चर ईयर में जो प्रोडक्शन होता है तो इनके पास में सरप्लस प्रोडक्शन होता है, क्योंकि खेत ज्यादा है मीडियम एंड लार्ज फार्मर के पास में। किससे ज्यादा है? स्मॉल फार्मर से। तो खेत ज्यादा होने की वजह से जो भी प्रोडक्शन होता है उसका सरप्लस जो एक्स्ट्रा होता है उसको वो मार्केट में सेल करते हैं, जिससे उनके पास में पैसे आते हैं। सो ये अपनी सेविंग यूज करते हैं। लार्ज एंड मीडियम फार्मर use their savings obtained from surplus production। सरप्लस प्रोडक्शन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ था उससे जो मनी इन्हें मिली है सेविंग, उससे ही अगले जब एग्रीकल्चर ईयर आएगा पेस्टिसाइड्स जो परचेज करते हैं या फर्टिलाइजर परचेज करते हैं, HYV सीड्स परचेज करते हैं, तो ये अपनी सेविंग से जो रॉ मटेरियल है, हमने पढ़े थे 2 टाइप्स के, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, कहां से मैनेज करते हैं? अपनी सेविंग से। किसकी बात हो रही है? मीडियम एंड लार्ज फार्मर की। जबकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास में या तो वो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास में स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, 1 हेक्टेयर से भी कम है उनके पास में जो उनके फार्म का साइज है। सो वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, मतलब फैमिली मेंबर्स उसको यूज करते हैं, वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं होता है। तो जब एक एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है तो ये लोन लेते हैं, लोन फ्रॉम द मनी लैंडर। मनी लैंडर है गांव में जो, ठीक है, उससे ये लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद में ये HYV सीड्स खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, वो ये परचेज करते हैं। सो ये किस पर डिपेंड है? ये लोन पर डिपेंड है स्मॉल फार्मर। जबकि लार्ज एंड मीडियम फार्मर है वो किस पर डिपेंड है? अपनी सेविंग्स पर। ओके, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। एक सेम पीस ऑफ लैंड पर अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे? मतलब आपके पास में फार्म का साइज उतना ही है लेकिन आपको उसमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके 2 तरीके बताए गए हमारे बुक में। एक बार देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 ways to increase प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के 2 वेज में एक तो आएगा आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मैंने आपको भी बताया था क्या यूज किया जाता है? HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन पंप्स, मशीन्स में आपका ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब मशीन्स। ओके, ये सब कुछ यूज किया जाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। एंड मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है एक 1 एग्रीकल्चर ईयर में, 1 एग्रीकल्चर ईयर में टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप। एक एग्रीकल्चर ईयर में आपने अगर एक से ज्यादा बार क्रॉप का प्रोडक्शन किया है उस फार्म पर, वो कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। आसपास का एग्जांपल लीजिए कि जितने भी खेत या जितने भी फार्म है आपके साइड में, क्या वो खाली रहते हैं पूरे एग्रीकल्चर ईयर में कि गेहूं उगाया उस पे
और उसके बाद में उसमें कोई क्रॉप नहीं उगाई जा रही है, नहीं, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो करी जाती है। सो यहां पर मैं आपको बताती हूँ कैसे ग्रो होता है। फर्स्ट वन इज रबी क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड नेक्स्ट वन इज जायद। क्या होते हैं देखिए रबी क्रॉप। रबी क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जो सर्दियां शुरू होने से पहले, आपका विंटर सीजन शुरू होने से पहले उगाई जाती है एंड समर सीजन आने से पहले उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सो रबी में अक्टूबर टू नवंबर इसकी सोविंग की जाती है, बोया जाता है इसको, एंड मार्च टू अप्रैल, डिफरेंट डिफरेंट जगह का फर्क है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिपेंड करता है कि वो किस मंथ में उसको सोविंग कर रहे हैं, किस मंथ में हार्वेस्टिंग। मार्च एंड अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये ड्यूरेशन है कि अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है एंड मार्च अप्रैल में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। कौन सी ऐसी क्रॉप आपको भी आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे वीट या मस्टर्ड। जब विंटर सीजन होते हैं तो आप देखते हैं आपके आसपास के जो खेतों में वीट एंड मस्टर्ड की क्रॉप आपको दिखती है, तो ये क्या है, रबी क्रॉप। क्लियर है। नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप। खरीफ में कब सोविंग होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून स्टार्ट होने से पहले, यानी कि जुलाई में इसको सोविंग की जाती है एंड अक्टूबर से पहले यानी सितंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बारिश स्टार्ट होने से पहले, जो मानसून स्टार्ट होने से पहले। तो कौन सी ऐसी क्रॉप, ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा आएगा किसमें, खरीफ का एग्जांपल। एंड जायद, अब ये अप्रैल से और जुलाई तक का जो 2 महीने का टाइम है, अप्रैल मई जून का, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज द जायद। द क्रॉप बिटवीन द रबी एंड खरीफ के बीच में जो 1-2 महीने मिलते हैं उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो उगाई जाती है, जैसे कुकुम्बर है या मस्क मेलन है, टोमेटो है, वो ग्रो किया जाता है, दैट इज द जायद क्रॉप। तो एक खेत पर एक साल में आप 3 बार खेती कर सकते हैं। यहां पर भी हमने ये पढ़ा था, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप, एक क्रॉप से ज्यादा एक एग्रीकल्चर ईयर में, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आपको फायदा ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, सो ये 2 तरीके हैं कि आपके पास में लैंड उतनी है जबकि आपने कुछ मेथड यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड आप करके बढ़ा सकते हैं एंड मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई विल सेंड यू द वर्कशीट रिलेटेड टू टुडेज क्लास, जिससे उनसे रिलेटेड आपको वर्कशीट मिलेगी एंड यू हैव टू डू दैट वर्कशीट। ओके, एंड सेंड दैट वर्कशीट आफ्टर complete it. Okay, so do your revision work seriously. Best of luck. Thank you.